एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही थी हेडलाइंस की। तो मीर साहब बताएं आज की टॉप स्टोरीज कौन कौन सी हैं? तो कोयटे में एक वाक़या हुआ है, दूसरे दिन भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और इसमें एफसी के 4 जवान जो हैं, एहलकार जो हैं, वो शहीद हुए हैं। जिसका मतलब है कि फिर वहाँ कोशिशें इस बात की हो रही हैं। लेकिन जितनी आप कार्रवाई करते जा रहे हैं, अफ़गान बॉर्डर पर आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है। आप चाहते हैं कि आप उनका रास्ता बंद करें, बॉर्डर को सिक्योर करें, तो वहाँ मौजूद जो कुव्वतें हैं वो अपनी ताकत और ज़्यादा दिखाते जा रही हैं। कराची में वाक़यात हुए, कोयटे में वाक़यात हुए, एफसी के 4 जवान इसमें शहीद हुए। अब कोयटे में एक दूसरा भी मसला था कि बारिशें भी वहाँ शदीद हो रही हैं और उसकी वजह से भी 4 अफराद जहाँ बाक हुए हैं उसमें। कराची में, कोयटे में ये बारिशों का भी एक पूरा अलग से एक सिलसिला है। पहले ही एक तरह के आफतज़दा तो मैं नहीं कह सकता, ना मुसीबतज़दा कह सकता हूँ, मुश्किलात में घिरे हुए शहर हैं और वहाँ ये बारिशें जो कि बारान रहमत हुआ करती थी और हुआ करती हैं। और कुछ इलाकों में, कराची में तो लोग बड़े खुशियाँ भी मनाते रहे नज़र आते हैं, हालातें अपनी जगह। कुछ इलाके हमने बिल्कुल गैर महफूज बना रखे हैं। रहने वालों का ये नहीं कि हमने क्या बना रखे हैं, हमने लोगों को ये जो एक माफिया ना, लैंड माफिया भी हमारे यहाँ, इस यानी कि आप लाहौर की बेशुमार बस्तियाँ, आबादियाँ देखें कि प्लाट जो हैं करोड़ करोड़ रुपए के बिक रहे हैं, लेकिन उन प्लाटों में रहने वाला कोई नहीं है, घर नहीं बन रहा वहाँ। क्यों? वो इन्वेस्टर ने खरीदे हुए हैं। अब हुकूमत एक नई पॉलिसी बनाई है, इन्वेस्टमेंट पर कुछ वो टैक्स लगा रही, इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा हुकूमत को कि क्या पॉलिसियाँ किस तरह बनाई जाएं। यहाँ से लेकर जाती उमरा से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तक जो है ना खाली प्लाट पड़े हुए हैं। और खुद जो LDA हैं, इनकी स्कीमें खाली पड़ी हुई हैं। और भाई सरकारी आप निगरानी के तहत जब काम करते हैं वो तो ठीक किया करें, वो भी ठीक नहीं करते। खैर बात दूसरी तरफ निकल गई। कहना मैं चाहता हूँ कि कोयटे में ये वाक़यात जो हुए हैं खासे तशवीशनाक हैं और दोबारा रीथिंकिंग करनी पड़ रही है कि कैसे इन चीज़ों को काबू किया जाए और कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ जी, हमने अफ़गान महाजिन का जो मसला जिसका अभी मैंने तज़किरा किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होते हैं, कोयटे के इलाके में तो कोयटा शूरा का इस्तेमाल होता था। गोया तालिबान वहाँ बैठ के मीटिंग करते हैं और वहाँ फैसले करते हैं। और यहाँ कहा जाता था, हक़ानी नेटवर्क का जिक्र सुनते आ रहे थे। हमने अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है बंद करना चाहा है, सिर्फ यहाँ अभी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि कहा जाए ये बलूचिस्तान के इलाके में भी हमने चाहा कि इसको बंद करें, इसको मैनेज करें, बॉर्डर कंट्रोल करें। उस पर अफ़गानिस्तान चीखा भी बहुत है, बहुत कुछ हुआ भी है। अब हमने कहा भी अफ़गान महाजिर वापस जाएं। बार बार हम पास करते हैं कि 6 महीने और रह जाएं। अब हमने ये एक 2 साल की तोसी भी दे दी है और उनको 6 महीने यहाँ रहने की इजाज़त भी दे दी है। ठीक है, वज़ीर आज़म ने भी दे दी, वज़ीर आज़म ने भी दे दिया और ये कहा कि जो वापस जाएंगे उनको हम डबल वो गंदम देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा 3 साल तक इनकी गंदम की कफ़ालत जो है अफ़गानिस्तान की, अल्लाह का शुक्र और एहसान है, पाकिस्तान ही कर रहा है। यानी हर साल अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान को गंदम पैदा करना पड़ती है और अफ़गानिस्तान जाती है। तो बहरहाल इन सारी सूरतों की वजह से बहुत से मसाइल बॉर्डर पे पैदा होते हैं। लेकिन अब ने 6 माह की तोसी दी है और UNO ने भी कहा है जब वापस जाएंगे हम उनको डबल पैसा देंगे वगैरह वगैरह। यानी कि इस बात की आलमी सतह पर हमने कन्विंस कर लिया और कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई जब तक इन लोगों का आना जाना रहेगा, आप हमसे ये तवक्को नहीं करें कि यहाँ कोई दहशतगर्द उनके पर्दे में नहीं आएगा या नहीं जाएगा। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट वो ये है कि 9/11 के बाद भी हमारी यही पॉलिसी थी। वो हाई कमीशन जो रेफ्यूजी है यूनाइटेड नेशन की, तब भी हमने उनके साथ एग्रीमेंट किए थे। 2002 और 2003 में हुए थे कि जी हम इन्हें वापस भेजेंगे। फिर 2006 में रजिस्ट्रेशन का भी हुआ था, लेकिन वो तो कोई काम नहीं हुआ। अब दोबारा से वो सारे काम हुए हुए, रजिस्ट्रेशन भी हुई है, रजिस्ट्रेशन के तहत UNO उनको पैसे भी दे रही है। अच्छा। हम भी उनकी मदद कर रहे हैं। कैंपों में जो नॉन रजिस्टर्ड हैं वो तो खैर बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन बॉर्डर का जब वैसे खुला आना जाना है, जो महाजरीन नहीं है, अफगान महाजरीन नहीं, वैसे कारोबार के लिए रोज आते जाते हैं, उनकी तादाद भी लाखों तक है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं हज़ारों तक है, कुछ लाखों तक है। और ये कैंप हैं, ये हम जाते थे तो हमने देखे थे कैंप, ये महाजरीन के कैंप थे। और अल्लाह अब क्या, आपको राज तो रहा नहीं है, ये भी कह सकते हैं कि रूसी ज़माने में हमने वो काम भी देखे जो मुजाहिदीन के कैंप थे। वहाँ मैं नाम नहीं लेता हूँ, बड़े बड़े लोगों से हमने मुलाकातें भी की, इधर वो थे और कमाल की ज़िंदगियाँ थी उन मुजाहिदीन की। और मैंने उस पहाड़ के दामन में वो असर की नमाज एक पढ़ी है। हम आए तो फ़ौरन नमाज हो रही थी, हम वहाँ चले गए, उन्होंने एकदम सफ़े खाली की और अपनी चादरें जो थी वो बिछा दी हमारे लिए एक तरह का जैनवाज बना के, और हमने उस पर नमाज़ पढ़ी। और असर की नमाज में किरत नहीं होती है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में ऐसी नमाज अदा नहीं की जो वहाँ अदा की थी। तो वो खैर वो एक अलग कहानी है, अलग किस्से हैं। बहरहाल उसकी वजह से 3 साल तक हमने गंदम की फराहमी की बात भी की है। और लेकिन KPK की हुकूमत ने रिएक्शन किया है
कि जी अगर ज़रूरत है तो ले जाइए, और यहाँ अगर अब किया तो फिर हम इंटरवीन करेंगे। तुम क्या इंटरवीन करोगे यार? तुम्हारा क्या काम है इंटरवीन करने का? मुल्क के अंदर रहते हो तो, और तुम अपने अफगान भाइयों के साथ ये कहना चाहते हो? बिल्कुल। यानी कि अजीब व गरीब बलोचिस्तान अफगानिस्तान में हुकूमत आती है, जहां जब अफगानिस्तान पे रूस हमला करता है तो वहां के जो बड़े कौम परस्त हैं वो रूस साथ मिलकर अफगानों के खिलाफ हो जाते हैं, और जब अमेरिका आके कब्जा करता है तो अमरीकियों के साथ मिलकर अफगानों के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं हम तालिबान के खिलाफ बात कर रहे हैं। पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ बदनाम भी हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई है वहाँ जी। अच्छा जी, एक और भी नक्शा यहाँ एक नज़र आ रहा है कि हमारी अदलिया बड़ी वोकल हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत से फैसले करता है कि अदालतों के फैसलों पे अमल नहीं होता, हम अमल कराएंगे, और पीसीओ के दौर से निकल कर 21वीं सदी में आएंगे। यानी कि हम अभी भी वही हैं। हाँ, 20वीं सदी शुरू में हमने पीसीओ के हथल उठाए थे ना जी, हम अब 21वीं सदी में आएंगे। और लाहौर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आए हैं, वो तो बहुत ही वोकल हो गए, वो भी वोकल हो गए। उन्होंने कहा है, बेचारे कराची के चीफ जस्टिस अभी खामोश हैं, उनका बेटा अगवा है, लेकिन ये है कि लाहौर के चीफ जस्टिस जो है वो भी बड़े वोकल अंदाज में बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा अदालतों को फैसले करने पड़ेंगे और अब करप्ट जज नहीं चलेंगे। बिल्कुल ऐसा। और ये सूरत हाल चल नहीं सकती, कोई दबाव नहीं चलेगा। हम जो हैं चाहेंगे कि फैसलों पर अमल दरामद हो, और हम ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि करप्ट जजों के खिलाफ, उन्होंने कहा मैं सीधा आदमी हूँ, मैं लंबी हेर फेर नहीं रखता। अब अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो करप्ट आदमी नजर आएगा उसको खुडे लाइन लगा दें, जो मतलब यही था, अलग करके सर। लेकिन वो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से तो उन्हें काफी रेजिस्टेंस का सामना हो रहा है। बार काउंसिल एक प्रॉब्लम है जी। ये वकील जो हैं एक तरफ से ये रूल ऑफ लॉ के तर्जमान पाकिस्तान में रहे हैं, मैं ये कहता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है कि अयूब खान के खिलाफ उसके बाद की मूवमेंट में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन ये जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट थी, इसके बाद ये बड़े खुद सर भी हो गए हैं। ये छोटे छोटे इलाकों में जाकर जजों की तौहीन करते हैं, उनको थप्पड़ मारते हैं, जूते फेंकते हैं। ये तो वकील का काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ख्वातीन जजों के बारे में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा भी है कि उनका एहतराम करवाना पड़ेगा, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी। तो इस तरह की जो बातें हैं, हम वकीलों को भी अब बहुत कुछ सीखना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए। वो मुंह जोर हो गए हैं और कानून की हुक्मरानी से हटकर अगर बात करेंगे तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो ट्रेड यूनियन नहीं है। ना मैं मीडिया की हमायत कर सकता हूँ ऐसी बातों पर, ना मैं वकीलों की हमायत कर सकता हूँ। मैं तो डॉक्टरों की भी हमायत नहीं करता जब वो यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर निकलते हैं और मरीजों के साथ जुल्म और ज़्यादती का शिकार होते हैं। ये सारे तबके जो हैं हम बिफर गए हैं। पता नहीं एज ए नेशन ये वायलेंस कहाँ से हमारे अंदर आ गया है। अब कहेंगे वो तो करारदाद मकासद पास हुई थी, उसकी वजह से मजहब आ गया था, मजहब की वजह फिर ये 73 का आइन आ गया था, और 73 के आइन के बाद भुट्टो ने शराब पर पाबंदी लगा दी थी। इन सब के नतीजे के तौर पर ज़िया ने फिर जंग शुरू कर दी, तो हम जो ना वो बड़े वायलेंट हो गए। और भाई ये माशरे में वायलेंट आया है, इसके रीज़न कुछ और भी हैं। इसकी स्टडी करो और खुदा के लिए इस पर संजीदगी से गौर करो। ये अलट तल्ट किस्म की बातें कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ करता, ना कुछ मिला करता। उधर पुलिस का मोराल डाउन है, उनकी प्रमोशनें होती रही ऐसे कुछ। अब वो प्रमोशनें जो है ना दोबारा किया जा रहा है कि जो सीनियर है वो सीनियर है, जो जूनियर, तो इस पर बड़े पुलिस अफसर उन्होंने कहा जिनकी प्रमोशनें हुई थी ऐसे थोड़ी हुई थी। कोई काम किया था तो हिम्मत की होगी ना सरकार की, तो तब प्रमोशन हुआ करती है। सिस्टम हमारे यहाँ कोई भी नहीं ठीक, कोई भी इस तरह जो है। देखिए फौज में बड़ी एक फाइल मेंटेन करते हैं जिस पर बड़ी हम तारीफ करते हैं, लेकिन वो भी मेजर तक जाती है। ठीक है। मेजर के बाद की जितनी आपकी प्रमोशन होती है उसमें और बहुत से फैक्टर भी काउंट करते हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद होते हैं, फाइल में मौजूद होते हैं। ये नहीं होता कि आपकी विम्स पे चलते हैं, मौजूद होते हैं। हम ये निज़ाम क्यों नहीं बना पाते? आज हमने एक सामने 2 बंदे पकड़ लिए या पुलिस मुकाबले में मार दिए, हमने कहा कि ये सब इंस्पेक्टर आज से इंस्पेक्टर हो गया। अगली बार उसने कुछ और किया, हमने कहा ये इंस्पेक्टर अब डीएसपी हो गया। तो ये सारी सूरत हाल होती है, ये सारी एक तरह की वसाइल पैदा करती है। अब दूसरी तरफ ये है कि नवाज शरीफ के बारे में ये आया कि मरीम नवाज ने कहा कि वो आएंगे ईद के बाद। बिलावल ने कहा ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अब देखिए ईद के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है। वो कहते हैं हम नैब के पास भी जाएंगे, फिर ज़रूर जाना चाहिए नैब के पास। अगर वो भी चलेंगे तो क्या बनेगा? बहरहाल ठीक है, वो भी जाएं, ये भी जाएं, देखें क्या बनता है, क्या सूरत हाल बनती है। आज ये भी हुआ कि ये जो मुकदमे बन रहे हैं इस पर मरीम नवाज और वफाकी वज़रा की जो मुशावरत हुई है उस पर यह बातें पर गौर किया गया। ये देखिए, ये आप उसका अच्छा इमेज था, अच्छा कॉन्सेप्ट था मरीम नवाज का, कि लोगों ने ये कहकर कि ये फ्यूचर लीडर है,
इस इमेज को टार्निश किया है। और शायद अब पार्टी की मजबूरियां होंगी या अंदरूनी कोई ख़ानदानी मजबूरियां होंगी, वो तमाम मामलों को लुक आफ्टर करती दिखाई देती हैं। और इसका इमेज बाहर आना ये कोई पॉजिटिव बात नहीं हुआ करती। जिन जिन हुक्मरानों के बच्चों के बारे में तासुर आता है कि जिनको ग्रूम किया जा रहा है फॉर नेक्स्ट एक तरह के रूलर के तौर पर, वो बदना मुनस सलाई देख लीजिए है, कुछ हमजा शहबाज इस मामले पे पिटे, यूसुफ गरानी के बेटे देख लीजिए, फिर बिलावल भी जो था उस ज़माने में कोई जान ही पैदा हो रही थी, अब भी देखिए उनके लिए प्रॉब्लम होंगे, वो पीपल्स पार्टी लेकिन ज़्यादा जहानत से लग रही है। आइंदा हमारी लीडरशिप क्या होगी? राहुल नहीं चल रहा है इंडिया में, राहुल गांधी बिल्कुल वो नहीं चल पा रहा है इंडिया में, तो मेरे ख्याल में इस तरह का कोई ये खबरें आना कि वज़रा की गोया वो क़यादत करके वो सारी मशीनरी चलाती हैं, ये कोई अच्छा तासुर नहीं पैदा करता, ना उनको फ्यूचर का हुक्मरान के तौर पर पोर्ट्रे करता है। और मेरा ख्याल में हमारे हुक्मरान ख़ानदान को इस बारे में गौर करना चाहिए कि पहले ही इस चक्कर में पनामा लीक्स और ये में उनका इमेज टार्निश किया गया है, ये कोई अच्छी बात नहीं हुआ करती है। किसी में टैलेंट है तो उसको एक नेचुरल तरीके से पनपने के लिए एक जो तरीका होना चाहिए वो इख्तियार किया जाए। एक ट्यूटर गलत मुकर्रर कर देते हैं आप, ट्यूटर तो वो उनके थोड़े हैं, वो तो कहते हैं नवाज शरीफ के ट्यूटर हैं जिन लोगों के नाम आ रहे हैं। उन लोगों से आप पॉलिसियाँ बनवाएंगे, इंडिया के साथ कैसे सलूक करना है, अमेरिका के साथ कैसे करना है, अफगानिस्तान कैसे, तो मारे ही जाएंगे ना आप। तो सारी पॉलिसियाँ बहुत सारी चीज़ें वैसे हैं। तो मुझे पता है आप इसको नेल डाउन कर देंगे, लेकिन दोबारा से खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फौज के बंदे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। नहीं फौज के बंदे कोई नहीं होते, सारे अपने बंदे होते हैं। अच्छा। फौज का बंदा कोई क्यों होगा जी? पहले यही खबर है, एक खबर बड़ी दिलचस्प है कि 2012 कोई 2120 लोग थे जो डॉक्टर जो थे वो बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए। अब पता नहीं किन यूनिवर्सिटी, ईस्ट यूरोप की यूनिवर्सिटियों से, रूस से, चीन की भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हों जिनमें इम्तहान लिया गया, और शहीद भुट्टो वो क्या यूनिवर्सिटी जो है उसके तहत इम्तहान लिया गया, और नतीजे के तौर पर सिर्फ 207 पास हुए, 10% रिजल्ट था। अच्छा। जाएँ पाकिस्तानी तलबा बाहर तालीम हासिल करें, अच्छा है, लेकिन यहाँ आके इम्तहान लेना उनका बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस इम्तहान सिस्टम को फेयर बनाया जाए। हमें डॉक्टर चाहिए, हमने बहुत से सिस्टम जो हमारे यहाँ चल रहे हैं उनमें पार्टीबाजी भी अब बहुत शुरू कर दी है, इसको बहुत फेयर रखना चाहिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ लेकर आते हैं, ख़ासतौर पर प्रोफेशनल डिग्रियाँ, उनका यहाँ इम्तहान होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे अकाउंटेंसी के हों, मैनेजमेंट के हों, IT के हों, हम उनके टेस्ट का, ट्रायल का यहाँ पे बंदोबस्त करें और इंडिपेंडेंट को इदारे वजूद में लाएं जो ये काम कर सकते हों। बड़ी खबरें यही हैं जी, इस्तांबुल का हादसा है जिसमें अब हलाकतें 41 हो गई हैं, ये भी दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है। ये बिल्कुल वही सिचुएशन पैदा कर रहे हैं ये टेररिस्ट जो हमारे यहाँ पैदा की थी। अल्लाह तुर्की को सलामत रखे, उनके हालात को बेहतर बनाए, और सारी ये सूरत हाल है उस पर कुछ मलाला की बात भी है। आज मलाला की बात छोड़ दें, वो मलाला मसनूआत की तो बता दें, उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं कि वो तो आनी है, कल परसों आनी है, लेकिन मैंने बड़ी खबरों में इसलिए देखें, पहले देखें ना, फिर तो वक्त की बात होती है। पहले कहा गया कि 4 पे कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, एक फ़ज़ा पैदा की, अब आ रहा है कि 1.5 रुपये की सबरी आ रही है। तो बात यह है कि ये तो एक खेल होता है सियासत का जो किया जाता है। पिछले साल इसलिए नहीं किया था, रमज़ान था, रोक दिया था नवाज शरीफ ने, जिंदाबाद नवाज शरीफ, उस पर लोगों ने नारे लगा दिए होंगे। तो ये सारा खेल है, ये खेल चलता है। मलाला को छोड़ें, फिर मुझे और बहुत सी बात का था, पता नहीं क्या कहना है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, आपने कहा था बड़े खास आर्टिकल्स हैं। बहुत सारे कॉलम इसमें हेनरी किसिंजर का भी है और फ्रेडमैन का भी है, अहमद रशीद का है, और बहुत से टेलीग्राफ में भी आर्टिकल हैं। ये जो बरतानिया बाहर निकला है, इस पर एक बड़े लोगों की थिंकिंग सामने आई है, उसका मैं तज़किरा करता हूँ। लेकिन पहले एक कॉलम, आज मैं पहले नज़ीर नाजी का कॉलम देखा है जिसमें कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया नहीं है। उन्होंने कहा ये जिस तरह इंडिया कह रहा है कि वो बड़ी उसने शोर मचाया था कि अमेरिका गोया उसे शामिल कर लेगा इसमें, ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तो वो नहीं हुआ। तो अब जिस तरह झंझना रहे हैं वो अजीब है। इस पर उनके अखबार, चीन के सरकारी अखबार जो ग्लोबल टाइम्स है, उसने बहुत अच्छा एक एडिटोरियल लिखा है, तबसरा किया है। उन्होंने कहा जी ये कोशिश करता रहा कि सिर्फ चीन ने मुखालफत की है,
और 48 मुल्कों में 47 हामी थे। और ये कि सूरत हाल ऐसी नहीं है और 10 मुल्कों ने मुखालफत खुल के की है, बाकी बोले नहीं, जिनके बारे में इनका ख्याल था कि बोलेंगे। इनका ख्याल था कि अमेरिका इनको सब काम करा लेगा, मोदी ने, उन्हें कैसे करा लेगा भाई? सिर्फ अमेरिका तो दुनिया नहीं है, दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं। हम जब कहते हैं ना दुनिया हमारे बारे में ये सोचती है, मतलब होता है अमेरिका हमारे बारे में ये सोचता है, या अमेरिका के ज़रिए असर मगरब हमारे बारे में ये सोचता है। तो भाई मतलब ये बात इस तरह नहीं ली जाए। उन्होंने कहा कि वैसे देखो ना हिंदुस्तान का क्या क्या है, क्या ये पूरे साउथ एशिया में यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब शामिल कर लिए जाएँ, श्रीलंका वगैरह, तो जनूब एशिया की जो GDP है वो चीन के 20% के बराबर है। तो किस बात पे वो मतलब चीन के साथ अपने आप को हमसरी करता है, मुकाबला करता है? उन्होंने कहा कि हम शौक बर्दाश्त करने के आदी हो चुके हैं, हमें मिसाइल शामिल नहीं किया गया ग्रुप में, तो हमने ठीक है ओके। अब इंडिया को नया नया पड़ा है। अब इस पर नज़ीर नाज़िर साहब ने तबसरा भी किया कि उनके पास तो सफारतकारी नहीं है जो आज़ाद सफारतकारी कर सके। पहले हमारे उन्होंने कहा वो तो पाबंद ज़बाने के सफारतकार हैं कि रूस के साथ ताल्लुकात, फ़लाँ के साथ ताल्लुकात, एक वो सोशलिस्ट इकॉनमी के जो मुल्क थे उनके साथ ताल्लुकात की सफारतकारी थी। आयशा सदीक़ा साहब कहती है हक़ानी मुकाबला पाकिस्तानी रियासत। उन्होंने कहा हम वाशिंगटन के तौर तरीके नहीं समझते, हमने इल्ज़ाम लगा दिया कि हुसैन हक़ानी जो है उसकी वजह से हमारी सारी पॉलिसियाँ हुई। हालांकि पाकिस्तान अब किसी लॉबी फर्म की तलाश में है, ये फ़र्म उनके पास होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा इसने काम भी किया, वो मार्क्स एंड स्पेंसर ने किया, वो बेनज़ीर ने लिए थे, अब वो तो नहीं चला सकते ना फर्में, फ़र्म नहीं तलाश करना पड़ेगी। तो उनके कहा कि मसला ये है, उन्होंने कहा मुल्क में यकसुई नहीं है, वरना एक शख्स सफारतकारी से कैसे कर सकते। हुसैन हक़ानी इतना ज़हीन भी नहीं, इतना काया भी नहीं है और इतना इन्फ्लुएंशियल भी नहीं है। वो एक ड्रामा अब उस पर रहा कोई नहीं, वो डेस्परेट होकर बातें कर रहा है। तो वो ये लेकिन लगती है उसका मुकदमा एक तरह दफा कर रही है कि हम इस तरह कह रही कि हम तो तजारत भी करते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं, और सकाफती ताल्लुकात भी हमने बनाए। हमारे ताल्लुकात आज तक सिर्फ सिक्योरिटी पर रहे हैं, सलामती पर रहे, हथियार लेने हैं, पैसा लेना है, कुछ 2-4 इस तरह के मामला हैं जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं हमें। और फिर हमारे यहाँ सामा भी निकलता, मुल्ला उमर और मुल्ला अख्तर मंसूर का भी यही निकाला है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात करने तो क्या किया जाए। अमेरिका के ताल्लुकात 2 एशियाई मुल्कों से बदले हैं, इंडिया से और ईरान से, हमें इसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। तीसरा पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान पर उनका ख्याल है पाकिस्तान से नहीं बदले। तो उन्होंने कहा कि हुसैन हक़ानी को वो हुसैन हक़ानी की एक गलत तरीके से लॉबी हुआ। एक छोटा सा आर्टिकल मारिया सराज का पहले पढ़ लूँ फिर मैं उस पर आता हूँ। द सेल्फी-इश सोसाइटी, यानी सेल्फिश नहीं, सेल्फिश सोसाइटी। मैंने एक बार आपको याद है कहा था कि एक सेल्फ का लफ्ज़ होता है जिसको हम उर्दू में खुद कहते हैं। खुद से हमने तो खुद ही बना लिया, इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही बना दिया और हमारे फ़लसफ़ी ने उस बात को कहाँ पहुँचा दिया। उन्होंने सेल्फ के लफ्ज़ को सेल्फी बना दिया। अमेरिका और हमें ये फ़र्क है। अब इस पूरे सेल्फी कल्चर का यानी खुलासा ये है कि आप अपने आप को कैसे दिखाना चाहते हैं। बड़े बड़े मामलात पर जिस तरह उनका वो हादसा हुआ उसमें लोग जो थे उसको अमजद साबरी को पानी पिलाने के बजाय सेल्फियां बना रहे थे या अब तस्वीरें बना रहे थे। और किस लिए? तस्वीरें बिकेंगी, तस्वीरें फेसबुक पे लगेंगी। उन्होंने कहा ये जो कल्चर पैदा हो गया ये बड़ा गलत कल्चर है। उन्होंने कहा देख सेल्फी का मतलब पता क्या है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। और एक चीज़ होती है आप अपने आप को कैसे देखते हैं, दूसरी होती है दूसरे आप को कैसे देखते हैं। और ये दोनों असल नहीं होती, असल होती जैसे आप हैं, परसोना, ये तीसरी चीज़ होती है। तो हम ये जब इस कल्चर में वो जो परसोना की बात है वो खुद ही का फ़लसफ़ा है, ये असल इंसान होता है, असल सूरत हाल होती है जिसको हम देखना चाहते हैं। तो इस हवाले से ये एक अच्छा मज़े का आर्टिकल था, मैंने कहा कि इसका हवाला भी आ जाए। बाकी रह गया हेनरी किसिंजर ने आज कहा है कि आउट ऑफ द ब्रेक्सिट जो से कहते हैं टर्माइल अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ बड़ा गलत हुआ है, लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है। और अपॉर्चुनिटी ये है कि इस सेटबैक को हम एक अपॉर्चुनिटी में इस तरह बदलें कि हम इंटीग्रेशन के कायल हैं, डिसइंटीग्रेशन के नहीं। बरतानिया जो था वो उसकी एक ट्रेडिशन जो रही है वो है कि यूरोपीय कल्चर को इकट्ठा करना, बल्कि उन लोगों ने ही ख्याल था कि कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ लोग, ये लोग जो हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़ आके फ़ैसला जो आएगा उसको हम निपट लेंगे, लेकिन फ़ैसला उल्टा आया है। अब ये नहीं है कि आप बरतानिया को अलग कर दें, बरतानिया तो खुद उन कदरों का कायल रहा है जिसके लिए यूरोप सोसाइटी बनी, चर्चिल ने स्कीम पेश की थी। तो अब हमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे इसको लेकर चलना चाहिए और क्या चीज़ें जो है उन्हें क्या कि हाल की कुर्बानियाँ ही मुस्तक़बिल को बनाती हैं।
और ये कुर्बानी देने का जज्बा ख़त्म हो गया है, तो ये बहुत सी बात है जिसके उन्हें कहा आज़ाद नकलो हरकत, फ्री ट्रेड, ये बॉर्डर नहीं रहेंगे। इस पर कुछ लोगों ने इमिग्रेशन के मसले को गलत तौर पर इंटरप्रेट किया है और गलत तौर पर। अच्छा, अब कोई भी नहीं कह रहा, फ्रेडमैन भी तो बहुत सख्ती से कह रहा है कि ये बहुत ही यानी इसने कहा कि एक अक़लियत थी कंजर्वेटिव पार्टी में और लोगों ने वोट दिए, उनको पता नहीं उन्होंने वोट क्यों दिए। अच्छा, ये फ्रेडमैन तो ख़ास तौर पे कहता है कि ये लगता ये है कि जो दुनिया का खात्मा अभी नहीं हुआ, अगर बरतानिया निकल गया है, इट्स नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। और अभी हमें ये नहीं पता चल रहा कैसे हुआ है, क्योंकि कोई ऐसी अक्सरियत नहीं थी। कुछ सियासतदान अपॉर्चुनिटी ने फ़ायदा उठाया है, इमिग्रेशन का खौफ पैदा किया है कि आ रहे हैं तारकीन वतन, कुछ नफ़े नुकसान का किया है और खौफ पैदा किया है। लेकिन ये बहुत ही एक तरह से एक झूठ और खौफ पर मबनी तकरीरें करके लोगों को वर्गलाया गया है। और रेफरेंडम जो है, अब उन्हें कहा रिफॉर्म करना टू रीबिल्ड, उन्हें कहा बरतानिया ही तो जमहूरियत का कायल था, बरतानिया तो ह्यूमन राइट्स की बात, बरतानिया तो एक आज़ादी के तस्वर को लेकर आया था, वही तो इसमें यूरोप को लीड करता था। यूरोप के कल्चरों का हामी है, वही वो कल्चर वो थे। और इस तरह करके आप अपने अंदर भी इंटीग्रेशन का बीज बो रहे हैं। आप यूरोप के अंदर बहुत सी रियासतें फलां हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम पैदा हो गए हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना, ये बिल्कुल डर जर्मनी से तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्रिटेन निकल जाएगा तो इन्फ्लुएंस तो जर्मनी का स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर वो बहुत सारा होगा, वो उनके लिए बहुत सारा। फिर उन्होंने कहा कि ये ग्लोबलाइज्ड वहाँ का एक फियर है और रोबोट बना के रख दिया हमने इंडस्ट्री। इसने जो इम्पैक्ट डाला है इंसानों पर, अपने आप को खौफ भी एक झूठ कट के वो सामने आया है। उसको कैसे देखना है, क्या करना है और कैसे लेके आगे चलना है, ये जो मुल्क इससे कट जाएगा वो टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। उन्हें कहा जब इमिग्रेंट आते हैं वो इंटेग्रेट कर गए हैं यूरोप के माशरे में, लेकिन ये इतनी जल्दी इन्फ्लक्स हुआ है कि वो किसी को मौका नहीं मिला है। और इस वक्त बचाल सा आया हुआ, समझ नहीं आती क्या हो रहा है। इसी हबड़ दबड़ में आपने वोट खिलाफ दे दिया है, यूरोप में भी और वहाँ भी। तो ये एक इस बात को समझना, और बरतानिया इसमें दोबारा मदद कर सकता है कि वो सोसाइटी को जो उसको अहमद रशीद साहब बेचारे जो यूरोपीय यूनियन जुड़ने से रेफरेंडम को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है, दूसरे मुल्कों को खतरा है। और उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारी है जो बरतानिया की लगाई हुई बीमारी है और इसका वही असर पड़ेगा। उन्होंने कहा जनूबी एशिया में ग्रुप ऐसे उठेंगे। बलूचियों का जिक्र किया और क्या कर रहे कहना। अब इस तब्दीली के बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक ड्रामाई तब्दीली है और इसके बारे में क्या जैसी थिंकिंग पैदा हो रही है कि कैसे इसका इलाज किया जाए, कैसे लोगों को ये बावर कराया जाए कि ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। इसकी लीगल बाइंडिंग तो है नहीं इस जो रेफरेंडम किया, और इसको तब तक अप्रूवल नहीं मिल सकती जब तक कि स्कॉटिश जो पार्लियामेंट है इसको अप्रूव नहीं करती। तो फिर इतनी डिस्कशन डिबेट नहीं, जब स्कॉटिश पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी तो क्या यूरोपीय यूनियन से वो बरतानिया से निकल जाएगी? बरतानिया से निकल जाएगी। क्या होगा जब यूरोपियन यूनियन से, जब तक वो इसे अप्रूव नहीं करेगी तब तक ये निकल नहीं सकते। इस रेफरेंडम को आप मान नहीं सकते और आर्टिकल 50 को आप प्रोवोक नहीं कर सकते। आप वो तो अब बरतानिया का अंदरूनी मामला है ना। डिसइंटीग्रेशन अब बरतानिया शुरू हो गई, लेकिन एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। नहीं, डिसइंटीग्रेशन अब बरतानिया शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है। स्कॉटलैंड पहले अलग होना चाहता है, वो कहेगा कि हम यूरोपीय यूनियन में जाते हैं, आप निकल आए। तो क्या रिजल्ट निकलेगा? आयरलैंड को ये कह सकता है, रह जाएगा इंग्लैंड और वेल्स। तो वो तो पुराना एक तो वो एक अलग बात शुरू हो जाती है, एक अलग बैच शुरू हो जाती है। अच्छा, डेनियन बॉल ने एक अच्छा आर्टिकल डेली टेलीग्राम में दिया है। उसने कहा कि इस बात का भी इम्कान है कि पाबंदी लग जाए अंग्रेजी ज़ुबान पे यूरोप में, क्योंकि यूरोप की जो ज़बानें थी, 14 ज़बानें कितनी हैं, 28 ज़बानें शायद हैं, 24 ज़बानें, उनमें 3 ज़बानें जिसमें बुनियादी काम होता था, उसमें अंग्रेज़ी को अडॉप्ट किया था सिर्फ इंग्लैंड ने, बरतानिया ने। आयरलैंड ने भी, जिसकी ज़बान अंग्रेज़ी है, और माल्टा ने भी अपनी कोई मुकामी ज़बानों को जो था उसको ऑप्ट किया हुआ था। यानी कि अंग्रेज़ी तो उनका ख्याल था होनी है। अब अगर किसी मुल्क ने सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इसको अडॉप्ट नहीं किया और ये कहा कि इसको निकालो, तो ये ज़बान निकल जाएगी। अच्छा। उनका फ्रांसीसी पहले भी इसको बड़ा जोर देते थे अपनी ज़बान पर, लेकिन अब इस तरह की सूरत हाल के बाद तो एक खासी एक प्रॉब्लम एक पैदा हो सकता है यूरोप में, जो यकीनी तौर पर बहुत से मसाइल को जन्म दे सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो एक रवैये हैं जिसको अभी हम स्टडी भी नहीं कर पा रहे और देख रहे हैं, उनका ये इस थॉमस फ्रेडमैन के आर्टिकल का नाम बड़ा अच्छा, यू ब्रेक इट यू ओन इट। तुमने तोड़ा है
अब तुम इसको ओन भी करो, तुम ही इसके करते हो। बहरहाल आज यही आर्टिकल हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट थे, 3-4 इस पे थे जो उसका मैंने तस्करा कर दिया। बाकी जो थे, और उसमें बड़े लोगों के, हेनरी किसिंजर का था, फ्रेडमैन का आर्टिकल थे, जिनको हम संजीदगी से देखना चाहिए। और वो ज़ाहिर है कि इसको एक जज्बाती फ़ैसला भी समझते हैं, एक पॉपुलिस्ट फ़ैसला भी है, जिसको तकरीरों के ज़ोर पर और झूठ और नफ़रत की बुनियाद पर कि ये आ जाएंगे तुम्हें खा जाएंगे वगैरह की जो बातें होती हैं, उन पर बनाया गया है। हमारे मुल्क में इस तरह की बातें, अब कहते हैं रेफरेंडम ये करवाना नहीं चाहिए ऐसे मसलों पर। इतना कॉम्प्लेक्स सवाल है, ये कहा हैरी किसिंजर, इस कॉम्प्लेक्स सवाल पर आप सीधी सी बात पूछते हैं, आपने रहना है कि जाना है। और भाई बात ये बताओ कि रहोगे तो ये मिलेगा, जाओगे तो ये मिलेगा। वो कहते हैं कि जी अगर छोड़ देंगे तो ये तारकीन वतन नहीं आएंगे, हमारा 20 पता नहीं मिलियन पाउंड बचेगा क्या जो हम देते हैं उनको फीस वगैरह वगैरह। ये नहीं बताया कि उसके फायदे क्या हैं, जॉब्स कितनी जाएंगी, जॉब्स कितनी है, इंडस्ट्री में क्या वो वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें हैं। बहरहाल ये एक बात ये आई है कि 1945 से जो निज़ाम बना हुआ था वो निज़ाम टूट रहा है और उसको दोबारा री इन्वेंट करना पड़ेगा। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो उन्होंने सोचा था कि इसको इस तरह बनाया जाए, और खुद यूरोप में मार्शल प्लान भी आया और फिर नज़रिया आया कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। फिर चर्चिल जैसे लोगों ने भी कहा, बहुत से लोगों ने कहा, और उसके रिजल्ट को अब यह मसला भी है, हेनरी किसिंजर ने जिसको उठाया कि अक्रॉस दी अटलांटिक ताल्लुकात क्या है, अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात, एंग्लो सैक्सन कल्चर, अंग्रेज़ी बोलने वाले, एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट कल्चर, क्या अमेरिका को भी अपना रोल अदा करना चाहिए? क्या वो अगर बरतानिया सिर्फ अक्रॉस दी अटलांटिक ताल्लुक रखेगा और यूरोप से कट जाएगा तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या पड़ेगा, इस पे गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। और अमेरिका को अपना ये रोल अदा करना चाहिए कि वो इस इंटेग्रेशन की हमायत में काम करे। ठीक है, बहुत ही डिटेल आज आपने समझाया और मुझे काफ़ी हद तक जो चीज़ें वो समझ आई, एनालिसिस भी बहुत अच्छा किया मीर साहब ने। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक, नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनपुट। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, एनालिस्ट हैं और बहुत ही रिनाउंड होस्ट भी हैं। और दूसरे जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो है जी शहजादा जुल्फ़िकार, एनालिस्ट हैं कोयटा से। हैंड इट ओवर टू यू मीर साहब। जी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब जो हैं कोयटा में बड़े बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं जी। और पीजे मीर साहब तो ज़ाहिर है कि वो तो यानी कि हर मामले पे बहुत अच्छी गहरी नज़र रखते हैं। तो मैं पहले शहजादा जुल्फ़िकार से बात इसलिए करना चाहूँ कोयटे की सूरत हाल पर, ताकि आगाज़ करें, उसके बाद सूरत हाल। जी अस्सलाम वालेकुम शहजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? ठीक हैं आप? कोयटे की क्या सूरत हाल है? वाक़यात फिर हो रहे हैं, ये कल FC का हो गया, परसों हो गया वाक़या, क्या नक्शा क्या है? जब मैं आखिरी बार गया था तो लगता था कि निस्बतन अमन अमान आ गया है, आपसे ही मुलाकात हुई थी, लेकिन ये इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए मीर साहब, इस वक्त तो ये वाक़यात ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अमन अमान वाकई जनरली पीसफुल है, और वो वाक़या नहीं है जैसे आप खुद बाहर के लोग उस वक्त कतराते थे कि कोयटा क्या जाना, कोयटा में टारगेट किलिंग हो रही है, और हर जगह जो है हर 2 दिन के बाद कोई ना कोई वाक़या जरूर। सेक्रेटेरियन बहुत ज्यादा वो था। तो ये सिलसिला चल रहा है उन लोगों के साथ जो सेक्रेटेरियन उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और उनके लोग, सिक्योरिटी के एजेंसीज के लोग या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं, उनको पता चलता है वो उसको उठा लेते हैं, उनको अपने तौर पर रखते हैं, या टारगेट किलिंग में या जो इन्वॉल्व है लोग उनको जब रेड करते हैं तो उस वक्त जब रेटिलेट करते हैं तो जाहिर है वो उनको एक्सचेंज ऑफ फायर में मारे जाते हैं। पिछले दिनों का कोई वाकया हुआ था, अगर आपको याद होगा कि 4-5 दिन पहले एयरपोर्ट के पास कुछ लोगों को पुलिस ने घेर लिया था, लेकिन वो फायरिंग के सिलसिले में वो सरेंडर नहीं कर रहे थे और उसके बाद वो मारे गए। उसके बाद कोई बयान उनका आया, जो लश्कर जंगवी अल आलमी, उनका बयान आया कि हम अपने लोगों को बदला लेंगे, और ये वो सारा कुछ उनका वो हुआ यही। फिर उन्होंने पुलिस वालों को मारा परसों, कल FC के लोगों को मारा। 8 लोग शहीद हुए हैं इन 2 दिनों में। उसके बाद इनका बयान आया कि हमने बदला ले लिया। तो ये सिलसिला चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल के वाकयात बिल्कुल खत्म हो गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसी खुद मानती है कि हैं लोग और इनको लिए हम कोशा हैं, और जब वाकयात होते हैं अब वो फिर 2 दिन 4 दिन बाद एक्सपेक्ट हम करते हैं
कि फिर ऐसे होंगे कि वो कहीं रेड करेंगे, किसी इंफॉर्मेशन पर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन होगा, उनके लिए उठाए जाएंगे या मारे जाएंगे। उसके बाद फिर ये सिलसिला चल रहा है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, ये सिलसिला होगा, कुछ अरसे तक जरूर होगा। ये वेव आती है और ये होगा, लेकिन ये जनरली ये खत्म हो गया है कि हर 2 दिन बाद धमाके हो रहे हैं, हर 2 दिन बाद जो है वो टारगेट किलिंग हो रहे हैं उस कम्युनिटी के जो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो टारगेट किलर उनको जहां देखते हैं उनको मार देते हैं। ये खत्म हो गया। ठीक है, अभी आपसे मैं बात करता हूँ, बारिशों के बारे में मुझे बात करनी है, वहाँ की अफगानिस्तान बॉर्डर की बात करनी है, लेकिन पहले पीजे मीर साहब से पूछता हूँ कि वो क्या इस बात को कैसे लेते हैं, ये जो वाक़या हुआ है कोयटे में हो रहे हैं और देखते हैं। फिर दूसरी बात, मैंने आपसे एक ख़ास सवाल पूछना, कल चीनी वफद से आपकी शायद कोई मुलाकात, क्या ख़ास टारगेट है उनके लाहौर में, पंजाब में? नहीं सब, ये सब चीज़ें इंटरमिंगल्ड हैं और इसका हम कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, आज भी आप देख लें क्या हुआ। ये चीजें होती रहेंगी। जिस तरह शहजादा साहब कह रहे हैं, ये तो एक आप कह रहे हैं एक रूटीन बन गया है, लेकिन इस रूटीन को आप खत्म कैसे करेंगे? अभी आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया है, आप जब तक इसको सेंस नहीं करेंगे या कोई ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स बॉर्डर्स पे नहीं करेंगे और नहीं बनाएंगे, ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, हमेशा होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि दहशत गर्दी इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान में इन बॉर्डर्स की वजह से, खुले पोरस बॉर्डर्स की वजह से, कि हम इसका नुकसान उठा रहे हैं। अभी आपने चीनी इसका वक्त का एक जिक्र किया है। कल रात को चीफ मिनिस्टर साहब ने एक इंडियन ये जो चाइनीज मीडिया है इनके लिए एक रिसेप्शन किया और चीफ मिनिस्टर ने भी बात की। उसके बाद जो काउंसिल जनरल है चाइना के, उन्होंने भी की। एक चीनी रिपोर्टर ने चीफ मिनिस्टर को एड्रेस किया कि जी सीपेक के ऊपर आप हम दोनों बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये यादव भाषण जैसे लोग पकड़ रहे हैं, तो इसमें कितना कंसर्न है। अब ये देखें, चीन का एक डेलीगेशन का एक आदमी हमारे चीफ मिनिस्टर को ये एड्रेस कर रहा है, तो अब आप खुद सोचें कि चाइनीज कितनी इसमें रिजर्वेशन होंगी कि वो हमसे पूछ रहे हैं भाई ये जासूस पकड़ रहे हो तो वहां से। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक चाइना को भी फिक्र है, हमें भी फिक्र है, और सीपेक आपने देख लिया कि कराची में क्या हो रहा है। ये सारे जो ये आप कह लो ये हालात आपके सामने नजर आ रहे हैं। हमारे जो दुश्मन है, दुश्मन ममालिक जो भी होंगे, मैं नाम नहीं लेता, ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ डिरेल करें। सो हमेशा ये जो बेसिक सवाल है, जब तक हम अपने बॉर्डर्स को रीइंफोर्स और सिक्योर नहीं करेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन कहां से आ रहा है या कहां जा रहा है, आई थिंक ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा शहजादा साहब, मैं आपसे अभी वो जो दूसरा इशू हमने छेड़ा है अफगानिस्तान के बॉर्डर का, ये आता रहा है कि जी कोयटा शूरा यहाँ मौजूद होती थी वगैरह वगैरह। अब हम बॉर्डर KPK में भी यहाँ भी एक तरह का सील करने की कोशिश कर रहे हैं कि पोरस ना रहे, हजारों लाखों लोग आते जाते रोज, पता नहीं कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है, वो इस तरह की जो कोशिश कर रहे हैं जिसको रजिस्ट भी किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। अमेरिका की भी शायद रिजर्वेशन है। क्या लगता है कि ये सारे वाकयात उससे कोई रिलेटेड तो नहीं है कि कुछ हमने काम किया? तो देखिए, हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सरफराज बुख्ती ने जी सरफराज बुख्ती ने कि 6 वो लोग हैं जो अफगान इंटेलिजेंस उसके लिए काम कर रहे थे और अफगानी थे। उनमें से एक कोई पुराना अफगानी था, यानी उसने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बना लिया था, लेकिन 5 जो है वो बिल्कुल अफगानी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अभी रिसेंटली जो है वो पासपोर्ट और उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी है, वो काम कर रहे थे। उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट भी उसने हमें बताए सबको, मीडिया को। तो वो उनका इल्जाम ये है कि जो अफगान इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव है और उसका काम है कि वो कर रहे हैं। और उनका भी यही था कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए। बॉर्डर मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा, जिस तरह मीर साहब ने कहा, तो फिर तमाम चीजें आपकी चलेंगी। पोरस बॉर्डर कहलाता है जिसका पता ही नहीं चलता है कि हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं। आपके मेन एंट्री से जो है चमन के इस वक्त जो है 15 से 20 हजार लोग पाकिस्तानी चले जाते हैं। अफगानी जो है वो तकरीबन आ जाते हैं, डेली जो है 25 से 30 हजार लोग आ जाते हैं। तो कुछ पता ही नहीं चलता। हर दूसरा बंदा जो है वो आपका कोयटा में, हर चौथा बंदा, 5वां बंदा जो है आपका अफगानी है, जिसने जो है बना लिया अपना पासपोर्ट भी बना लिया, जिसने आपका ID कार्ड भी बना लिया।
तो ये जब तक ये चीजें नहीं होंगी और बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जैसे आपने खुद कहा कि मीर साहब भी कह रहे थे कि वो उन मुल्क का शायद नाम ना लें, लेकिन ये खुल के नाम भी लेते हैं कि जी इंडिया जो है वो वाया अफगानिस्तान ये चीजें कर रहा है और यहाँ पर इन्वॉल्व है। और उस इन्वॉल्वमेंट के पहले तो शायद उसकी वजह से जो गवर्नमेंट का एक कंसर्न था कि कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद ये प्रूव हो गया कि यहाँ से जो बलोच जो मिलिटेंट्स हैं या बलोच जो आज़ादी पसंद है उनके साथ उनकी वो चीजें मिलती हैं। अब तो यहाँ पर अफगान इंटेलिजेंस खुद ये काम कर रहा है, जिनके 5-6 लोगों ने खुद ये बताया कि मुझे उन्होंने बम ब्लास्ट के लिए पैसे दिए थे, मैं टारगेट किलिंग करता था और यहाँ जाकर इस तरह, और ये वार्न कर दिया था पहले ही हमारे होम मिनिस्टर ने कि आपके रमजान में ये काम करेंगे। और अफगान, हमारी ये रिपोर्ट है कि अफगान इंटेलिजेंस है इस सिलसिले में करेंगे। तो ये जो लोग हैं इस वक्त टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, पुलिस को, ये इसमें कोई शायद हम रद्द ना कर सके पॉसिबिलिटी को कि उनका और इनका जरूर कुछ ना कुछ मिलता होगा और वो शायद इसको फंड करते होंगे और इनको बैक करते होंगे कि आपका ये फ्रंट है, इस फ्रंट से भी आप काम करें, हमारे अपने लोग भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे और ये काम हम करते रहेंगे। ठीक बात है जी। पीजे मीर साहब, ये इशू खास तौर पर बलूचिस्तान में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में भी है, हमारे कबायली इलाकों में भी है, ज़रब-ए-अज़ब भी हम कर रहे हैं, सारा कुछ ही हो रहा है, वहाँ भी हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, ऐसे अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात भी टेंस हो रहे हैं और एक बिल्कुल नया सिनेरियो से बनता दिखाई देता है, खित्ते में अमेरिका की पॉलिसी बदलती हुई नजर आती है, क्या नक्शा ओवरऑल आपको दिखाई देता है? निशब, जब तक हम अपने बॉर्डर्स सिक्योर नहीं करते ये मसला बढ़ता ही जाएगा। इसमें पर्टिकुलरली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वैसे ही आप कह लो कि इतनी वो शक की दिमाग से हम एक दूसरे को देखते हैं, ये और बढ़ेंगे। और अगर आप इसको बड़ा कर लें, आज यूरोपियन यूनियन क्यों इधर ब्रेक्सिट का वोट आया है, क्योंकि आपकी इलीगल इमिग्रेंट्स, आपके वो माइग्रेंट्स बरतानिया ला रहे थे, जो एक गवर्नमेंट भी ला रहे थे, जो आप कह लो कि एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहे थे। अब यही वजह है कि हुआ है। इसको बड़ी बड़ी नजर से देखें, भाई बरतानिया को क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि ईस्टर्न यूरोपियन लोग आके वो उनका नेक्स्ट स्टॉप ही जर्मनी नहीं था, फ्रांस नहीं था, इटली नहीं था, सिर्फ बरतानिया था। अब वहां उसने बंद कर दिया, आपके सामने एक वोट आ गया, अब वो अलग हो गए। यही चीज हम भी देख रहे हैं, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। अफगान रेफ्यूजी यहाँ बैठा हुआ है, हमारे अंदर बांग्लादेशी बैठा हुआ कराची के अंदर, हमारे अंदर कई लोग और बैठे हुए, इंडियन बैठे हुए हैं, इंडियन बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को हमें कंट्रोल करना है, हमें बड़ी सोच से इसको टैकल करना है और साथ साथ हमें बलूचिस्तान को रिहैबिलिटेट करना है। हमें बलूचिस्तान को बिल्कुल वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है जो कि हमें देनी चाहिए थी। हम हमेशा बलूचिस्तान की बड़ी बात कर देते हैं, बलूचिस्तान हमारा ये हिस्सा है, वो हिस्सा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने बलूचिस्तान को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है। आपका मेन रूट है टू ईरान, आपका मेन रूट है इस वक्त, लैंड रूट है टू गो आउट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ईरान का आपने अभी तक रोड ही तैयार नहीं की हुई है, आपने ऐसी वहां फैसिलिटीज तैयार नहीं की। आप इतना कुछ कर सकते हैं, आप गवादर की बात करते हैं, वेरी गुड, बट साथ साथ आपको ये रूट भी तैयार करना है ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट, जो बाजार हमने आर्ट सिटी हाईवे बनाई भी थी और हमारी रेलवे लाइन भी मौजूद थी, लेकिन वो रूट इस्तेमाल नहीं हो रहा था। शायद आप कुछ हालात बेहतर हों और इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ज़रा इनसे इशराज साहब से एक बात और पूछना चाहता हूँ, बारिशों की क्या सूरत हाल है? कराची और वहाँ की बारिशों का बड़ा जिक्र हो रहा है और ये भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं पीजे मीर साहब से पूछूंगा कि पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी कैफियत की बात की जा रही है कि बारिशें इस वक्त शायद 10% 20% ज़्यादा होंगी। पहले 5.5 मिलीमीटर के औसत से होती थी, अब 6 से होगी। तो क्या इस वक्त जो बारिश हुई है, हम टीवी पे तो बहुत एक अजीबोगरीब सूरत हाल देखते हैं, वहाँ क्या लगता है आपको? जी यहाँ भी अनएक्सपेक्टेड जो है, ये जो मेट ऑफिस है वो ये कहता है कि अनएक्सपेक्टेड ये बारिशें हुई हैं। और ये तो 15 हमारा तो मानसून का एरिया सिर्फ वो अपर आप देखें जो पंजाब के साथ लगता है, हमारा जो
ईस्टर्न बलूचिस्तान है, लोरलाई से स्टार्ट होगा, लोरलाई, बारकान, टोलू, डेरा बुक्ती, उसके बाद नसीराबाद, ये एरिया सेंट्रल बलूचिस्तान आपका, ये एरिया जो है वो मानसून में आता है। और ये 15 जुलाई के बाद है, ये अभी बारिशें हुई हैं, वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और ये बड़े अफसोस की बात है कि प्रोविंस कैपिटल में 3 अरब से ज्यादा खर्च किए गए हैं उन सेवरेज सिस्टम के लिए। और ये दावा किया गया कि बारिशें जितनी भी ज्यादा हों, घंटे के अंदर जो है वो पानी का नजर नहीं आएगा, पानी कहाँ गया। लेकिन ये जो अनएक्सपेक्टेड बारिशें हुई, इसके लिए अलर्ट कर रहा था मेट ऑफिस काफी ये थे, गवर्नमेंट या उनके अदारे या जो वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी जिनको बिल्कुल वो दावा करते थे कि जी पानी का पता भी नहीं चलेगा। 2-2 फुट पानी जो है वो मेन जिना रोड पर आपका और जरहून रोड पे, और मैं कहता हूँ कौन सी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पानी 2-2 फुट जो है घंटों तक जो है लोग फंसे रहे 3-3 घंटे तक। वो बिल्कुल बुरा हाल था। सिविल हॉस्पिटल चंडीमन हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है, तो बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है, उसके अंदर हॉस्पिटल पानी भर गया, दूसरे बिल्डिंग में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया। कोई प्लान नहीं है, जिसकी वजह से कोई गवर्नमेंट के पास प्लान नहीं सिवाय कि जी हम अलर्ट हैं, इसके बाद कोई बारिश होगी हम देखे जाएगा। तो क्या मैं समझता हूँ आइंदा भी बारिश आएंगी। किसी ने किसी से नहीं पूछा कि 3 अरब रुपए आपने खर्च किए थे, ये आपने कहा था कि कराची और इस्लामाबाद और लाहौर की तर्ज पर ये होगा सिवरेज सिस्टम, इसका क्या हुआ, कहाँ गया पैसा, किस तरह ये जो आपने खर्च किया, डिजाइनिंग में फॉल्ट था, वैसे फॉल्ट था, सफाई आपने उसके नीचे था। आई मीन कि ये बिल्कुल ही एक बुरा हाल है। कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ से वो है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एमपीए को पैसे यहाँ मिलते थे, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, 70 करोड़ रुपए के एमपीए को मिलते थे, 6 एमपीए क्वेटा से हैं और रिजर्व सीट्स पर जो है वो तकरीबन 12-10 बन जाते हैं। अरबों रुपए मिलता है एमपीए को। क्वेटा की हालत उसी तरह, रोड टूटे हुए हैं, चीजें उसने, और ये एक्सपोज कर दिया इस बारिशों ने बिल्कुल। इसके अलावा इंटीरियर में अगर आप देख लें तो इंटीरियर में कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बारिशें हुई हैं काफी। लेकिन अगर इससे ज्यादा 30% एक्सपेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा होगा तो मेरे ख्याल में फिर निचले दर्जे का सैलाब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो अलर्ट ना हो डिपार्टमेंट या लोगों का अलर्ट नहीं किया तो फिर उसके लिए मेरे ख्याल में नुकसान। ठीक बात है। अच्छा पीजे मीर साहब, देखिए बलूचिस्तान में तो कभी हम सैलाब की बात सुनते नहीं थे, दुआई करते थे बारिश ही हो जाए, कम से कम कुछ तो नजर आए। थर में भी बारिश हो रही है। अब खतरा यह है कि बारिश जहां पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी होगी, कैचमेंट एरिया में होगी। अच्छा, जो तबाही 2 सैलाबों ने खैबर पख्तूनख्वा में फैलाई और एक ने खासतौर पर पंजाब के इलाके को पूरा एक तरह का मिटा के रख दिया था, ये सारी जो सूरत पैदा हुई थी, इस वक्त क्या हम अलर्ट हैं? बार बार मेट डिपार्टमेंट जो है महकमा मौसमियात वो वार्निंग दे रहा है, कुछ नजर आता है आप कुछ यहाँ होता हुआ काम? देखिए मीर साहब, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ये हमें कम से कम हर साल 1 साल पहले इसको उठाना चाहिए। अब ये हम बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है ये पहला मैं कहूँगा कि शख्स है जिसने इसको रेज कर रहे हैं और अवेयरनेस कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब क्या होगा नेक्स्ट। ये इसके 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक, नंबर 1, अंग्रेज ने, अगर आप चले जाए हिस्ट्री के अंदर, बलूचिस्तान ने पानी को कंट्रोल किया था किस तरह, एक सिस्टम उसने बनाया था, करेज सिस्टम था, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम, वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया। अच्छा, दूसरा, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, हमने क्या किया, कराची और कोयटा और रावलपिंडी और पेशावर में के ड्रेनेज सिस्टम्स बिल्कुल खराब है, ऑब्सोलीट हुए हैं। विद द रिजल्ट कि बारिश भी होती है, आपका पानी रोड पर खड़ा हो जाता है, उसके साथ आपको हर किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। जब इंडिया पानी खोलता है, और जो कि खोलेगा क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो जब पानी खोलेगा बीइंग द अपर राइपेरियन और हमें नहीं बताता या हमें 2 दिन का वार्निंग देगा, तो हमारे यहाँ बड़े कैटास्ट्रोफी होगी। ये शुरू होगी पंजाब से और इवेंचुअली बलूचिस्तान को हिट करेगी। हमने क्या नहीं किया, आपकी तैयारी की बात, हमने कोई ऐसे रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए। भाई तुम डैम ना बनाओ, रिजर्वॉयर्स बना लो, शहरों के बाहर रिजर्वॉयर्स बना लो ताकि पानी कंटेन आप कर सकोगे। उसमें ये होगा कि इवेंचुअली आपका जो पानी वैसे ही समुद्र में जाना है, आप इसको स्टोर कर सकते हो। अब ये हमने कहीं भी नहीं किया हुआ पाकिस्तान में, हमारी फॉरवर्ड प्लानिंग है ही नहीं है यहाँ। अब यही प्रॉब्लम है कि ये पानी आपके शहरों में आएगा, आपके देहातों में जाएगा, आपके जो किसान हैं उनकी जमीनों को आपके लोग बिल्कुल वो फ्लड करके इनका बेड़ा गर्क कर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे?
हम जाएंगे, आप और मैं मीर साहब जाएंगे, हम एक फोटो ऑप पे जाएंगे जहां मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर्स ये पैसे देंगे, 10 लाख यहाँ दिया, 50 लाख वहां दिया, 100 लाख ये दिया, फलाना दिया और रिलीफ दिया। और भाई उससे पहले आप रिजर्वर्स बना लो खुदा के लिए, ताकि इसको आप डैमेज कंट्रोल करो। ये हर साल फ्लड आएंगे और उसके बाद इवेंचुअली जो वर्ल्ड बैंक की जो आप कह लो कि एक फाइंडिंग है कि इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स आपके पास यहाँ पानी नहीं है, क्योंकि जिस रेट से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं आपके पास कि आप बैरल हो जाओगे। सो आपको वाटर मैनेजमेंट पे बहुत सख्त इसके आप इकदाम उठाने चाहिए, और पर्टिकुलरली इन एरियाज लाइक लाहौर और कराची जहाँ का सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब हो गया कि थोड़ी सी भी बारिश आ गई वही उसी पानी को हम आप कह लो कि मैनेज भी कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। हमारा स्टोरेज हो तो हम पानी को जमीन में जज्ब भी हो जाए तो वो पानी दोबारा रीयूज हो सकता है। जहाँ वाटर लेवल बहुत लो हो रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब भी और सरदार कैस साहब, आपने दोनों ने हमारी बहुत रहनुमाई की और बहुत मामला पर, अहम मामला पर हमारी कोई यानी हौसला, यानी असल बात ये है शहजादा जुल्फ़कार साहब वहाँ के मामला का बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पीजे मीर साहब तो हर चीज़ पर नज़र भी रखते हैं। दोनों ने मिलकर हमारी बहुत चीज़ों को क्लियर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ और मुझे भी इजाज़त दीजिए, मीर साहब को भी इजाज़त दीजिए वंस अगेन, और अपना बहुत ख्याल रखिए। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।